अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमारे ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिससे बेसिकली हमने चीज़ों को कैलकुलेट करना देखना है, जिसमें इनकम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, इसको देखते हैं। तो अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो है ना ये वाला हेड, जो हमारा ये वाला हेड ऑफ इनकम है, इसमें से आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा। एक आपको इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल जो है वो इस स्टैंडर्ड में से मिल रहा होगा। फिर इसमें से आपको सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी मिल रहा होता है। और जो सवाल है ना ये वाले, ये 3, इन 3 को मिला के वो अक्सर जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा होता है। तो ये कुछ डिवीजन है इनकी, जिसको हमने क्या करना है, अब लेके चलना है, देखना है क्या है, कैसे है, किस तरह से है, हम इसे क्या कर रहे होंगे, सॉर्ट जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम बंदे बन चलते हैं और हम पे पहले हेड ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी हैं। हम जो है वो हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन जो है वो क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इजी हेड ऑफ इनकम है, और इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इजी हेड ऑफ इनकम है और कंफर्म सवाल जो है वो आपको इसमें से आना ही आना है। इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है, उसको देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब जब हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करेंगे, तो जो न्यूमेरिकल्स का हम फॉर्मेट बनाएंगे, ये 2 कॉलम आएंगे हमारे पास। एक ये कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम जो है वो हमारे पास ये बन रहा होगा। ये 2 कॉलम हमारे बन रहे होंगे। ये वाला कॉलम जो होगा ना, ये वाला कॉलम, इसमें आपने हमेशा क्या करनी है, वर्किंग। इसमें हमेशा क्या करनी होती है आपने, इस कॉलम में हमेशा हम लोगों ने वर्किंग जो है वो करनी होती है। और इस कॉलम में हमने हमेशा जो हमारी फाइनल अमाउंट है वो शो करनी होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 2 कॉलम्स हमने बनाने हैं। जो इनर मोस्ट कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, वर्किंग शो कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रॉपर्टी। मेरा आप लोगों से सवाल है कि इस प्रॉपर्टी का वर्ड पढ़ के आप लोगों के माइंड में क्या चीज आती है, बताएं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंटिंग वाली नहीं लेके आनी यहाँ पे। नहीं, मैं प्रॉपर्टी से पूछ रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मुझे बताएं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। वाह, द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मूव, उसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वाह, वाह, बिंगो। जैसे कौन सी आएगी, एग्जाम्पल में बताएं। बिल्डिंग आ रही है, लैंड आ रहा है, हाउस आ रहा है, शॉप आ रही है,
इसकी हम बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इससे हमने क्या करनी है, इस प्रॉपर्टी की हमने इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब मेरा सवाल है कि इस प्रॉपर्टी से, ये जो हमने लिखी है, आप कैसे इनकम कमा सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू अर्न इनकम फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज? हम्म। अब आप इन प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हैं या तो रेंट से, या इसको डिस्पोज करके। डिस्पोज का मतलब है सेल करना। जो सेल करके प्रॉपर्टी कमाएंगे, उसके ऊपर जो गेन होगा, उसके ऊपर जो लॉस होगा, रिमेंबर ये पार्ट बनेगा आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का। इसका पार्ट बनेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का। ये जो आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे देंगे, जो आप इसको रेंट पे देके पैसा कमाएंगे, ये जो रेंटल इनकम है, ये किस में जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इसमें जाएगी आपकी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो हम अब कौन सा पढ़ना स्टैंडर्ड? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम हम डिस्कस कर रहे होंगे, बताएं। इस सारे हेड ऑफ इनकम में हम रेंटल इनकम के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। रेंटल का मतलब क्या होता है? किराया। हम किराए के बारे में क्या करेंगे? सारी कहानी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी से हम इनकम जो है, या तो उसको बेच के भी कमा सकते हैं, या हम उसको रेंट आउट करके भी कमा सकते हैं। अगर हम बेच के कमाएंगे तो किसका पार्ट बनेगा? हमारे कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेगा। और अगर हम किराए पे देके कमाएंगे तो वो किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहा होगा। गॉट इट? अब इसमें याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी भी हमारी कौन सी है? इमूवेबल। जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आती है? भाई मूवेबल प्रॉपर्टी में कार आ जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरेटर वगैरह आ जाता है। ये जो कारें वगैरह किराए पे देते हैं, जो जनरेटर वगैरह किराए पे दे रहे होते हैं, इनकी जो इनकम है वो इनके इनकम में बिजनेस का पार्ट बनते हैं, इनकम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनती। प्रॉपर्टी के लिए कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी लाजमी है। अब एक चीज देखिएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं और आपका काम ही यही है, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उसको रेंट में देते हैं और कोई काम नहीं करते। आपके पास कोई 20 के करीब घर हैं जो आपने क्या दिए हुए हैं? आपने किराए के ऊपर दिए हुए हैं। अब ये बेशक आपका कारोबार की सॉर्ट ऑफ फॉर्म ही है कि घर लो किराए पे दो, घर लो किराए पे दो, घर लो किराए पे दो। ये आपकी हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही कंसिडर होगी। इसको कभी भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंसिडर नहीं करेंगे। बेशक आपके पास एक घर है, 10 घर है, 20 घर है, 100 घर है, 200 घर है, किराया आ रहा है। किराया जो जायदाद से आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, वो हमेशा किसका पार्ट बनेगा? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट ही बन रहा होगा। गॉट इट? पढ़ना देना। छुट्टी पे मैं देखिए बताऊंगा। हाँ भाई, क्लियर है ये? मूव पे रेंट इनकम बिजनेस का पार्ट बनेगा।
आपका जो रेंटे कार है, अक्सर सुनते होंगे, वो पाकिस्तान में होता भी ये ना कि शादियों पे आप लोगों ने किराए की मर्सिडीज लेके जाना होता है, तो जिससे किराए की मर्सिडीज लेंगे उसकी बात करें ना, वो उसको जो किराया मिलेगा उसके इनकम बिजनेस का पार्ट बनेगा। हाँ, भी क्लियर है। अब इसकी जो टैक्सेशन होते हैं, जिसका मॉडल है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि इसको हम टैक्स करते हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर। एक्रूवल बेसिस क्या होती है, कौन बताएगा आप में से, व्हाट इज एक्रूवल? एक्रूवल बेसिस क्या होती है? बेनिफिट पहले, अमाउंट बाद में। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, और ठीक है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, ओहो। हमारे पास ना, मतलब पूरे टैक्स में जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आएंगे वो दो हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कैश बेसिस, और दूसरे हैं जिसको हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या होते हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। कैश बेसिस का मतलब है कि जब आपका कैश जो है डेबिट होगा, आप उसे क्या करेंगे, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और जब आपका कैश जो है वो क्रेडिट होगा, तो आप उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये जो है आपका मेथड, इसमें सारा कुछ देखते हैं कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो से। अगर ये वाला मेथड आप फॉलो करते हैं तो रिमेंबर, इस मेथड में आपके नो रिसीवेबल, नो पेएबल, कुछ भी जो है वो नहीं बन रहे होते। ठीक है। एक्रूवल बेसिस क्या है? एक्रूवल बेसिस क्या है कि आपकी जब इनकम एक्रू हो गई है, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। कैश का इनफ्लो जो है, आउटफ्लो जो है, वो इररेलेवेंट है। सेम गोस, जब आपका एक्सपेंस जो है, जो खर्चा जो है इनकर हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। पेमेंट जो है वो आपके लिए इररेलेवेंट है। पेमेंट क्या है, इररेलेवेंट है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 5 मरले की। आपने इस 5 मरले की प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है फॉर 1 ईयर, और आपका रेंट जो है 1 लाख पर मंथ है। आपने 1 साल के लिए किराए पे प्रॉपर्टी दी है, रेंट 1 लाख पर मंथ है। लेकिन आपको
जो रेंट रिसीव हुआ है, जो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है सर, वो है 10 महीने का। तो कितना बना? 10 लाख। कितना बने? 10 लाख बना है, ऐसे ही है। आप 10 लाख इनकम बताएंगे, या आपका बनता था 12 के हिसाब से 1.2 मिलियन? बताए कौन सी इनकम बताएंगे? आपकी इनकम 10 लाख है, 12 लाख। क्यों 10 लाख क्यों नहीं है? 10 लाख क्यों नहीं है? क्यों? बिकॉज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रूवल बेसिस के ऊपर। इनकम हमारी 12 लाख है। ये 2 लाख जो भी रिसीव नहीं हुआ उसको हम क्या कह देंगे? रिसीवेबल कह देंगे। क्या कह देंगे? वो हमारा रिसीवेबल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? तो ये जो इनकम प्रॉपर्टी है ना हमारी, ये सारी की सारी किस पे है हम लेके चलेंगे? ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मतलब इनकम एक्रू हो गई है, रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट इररेलेवेंट है। फिर इसका मॉडल क्या होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। इसको लेके चलेंगे। मतलब जो हमें रेंट रिसीव होगा उसमें से जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे हम लेस करवाएंगे। मेरे पास क्या आएगी? नेट इनकम आ रही होगी। और ये एनटीआर का पार्ट बनता है। नॉर्मल टैक्स regime में हम इसे क्या कर रहे होते हैं? ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके। अब जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ना है तो यहाँ पे रिमेंबर याद रखिएगा कि टू पार्टीज रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं टेनेंसी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? टेनेंसी रिलेशनशिप। एक है आपके पास लैंडलॉर्ड, और एक है आपके पास टेनेंट। मुझे पता है जमीन किसकी है, मालिक कौन है? किसकी जमीन है, किसका घर है? मालिक कौन है? मालिक अपनी जमीन दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए इसको, और ये बंदा क्या कर रहा है? इसको पेमेंट कर रहा है। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? तो मुझे ध्यान से बताएं, किसकी इनकम कैलकुलेट होगी इन दोनों पार्टीज में? इस हेड ऑफ इनकम में किसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है?
किसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है? क्या हम टेनेंट की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लैंडलॉर्ड की? किसकी? टेनेंट की कि लैंडलॉर्ड की? लैंडलॉर्ड की। तो रिमेंबर, ये पूरा हेड ऑफ इनकम किसके बारे में है? लैंडलॉर्ड के बारे में है, बिकॉज ये कमाई कर रहा है, इसकी आमदनी है, इसकी इनकम है। सारा कुछ हम इसके दरमियान क्या करेंगे? कैलकुलेट जो है कर रहे होंगे। सारा कुछ इसके बारे में हम क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। और जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? टेनेंसी एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। इसको हम टेनेंसी रिलेशनशिप जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? टेनेंसी रिलेशनशिप जो है वो कह रहे होते हैं। अब एक बात को याद रखिएगा कि इस टेनेंसी रिलेशनशिप के तहत, किसके तहत? इस टेनेंसी रिलेशनशिप, एक किरायादार, क्या नाम? किरायादारी। इस एग्रीमेंट के तहत जो भी इनकम इसको रिसीव होगी, वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। ओके। अब फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये क्यों बात बता रहा हूँ। पेपर में वो आपको कहता है कि किराएदार ने मालिक मकान का बिल पे कर दिया। भाई वो क्यों बिल पे किया है? क्योंकि वो आपका मालिक मकान था, आप एग्रीमेंट था। तो जो बेनिफिट आपको मिलेगा, वो हम क्या करेंगे? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेंगे। तो रेंट के अलावा भी बेनिफिट है, इसलिए मैं वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं वर्ड बेनिफिट का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसका वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं? बेनिफिट का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके। समझ लगी? अच्छा, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ। इसका आप सबने जवाब देना है। जिसने जवाब ना दिया, मैं इसको जू में घुस के मारूंगा। ओहो। तो इनकी गलती है। मिस्टर ए, ये है ऑनर। इसने किराए पे घर दिया मिस्टर बी को। ये है किराएदार। इसने आगे एक पोर्शन जो है वो दिया हुआ है मिस्टर सी को। ये भी है कौन? किराएदार। जो मिस्टर ए को रेंट रिसीव होगा, वो किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा? बताएं। क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कौन सा है? टेनेंसी का। इसको जो पैसे मिलेंगे वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहे होंगे। ये भी इसे किराया पे कर रहे हैं, इसको भी किराया रिसीव हो रहा है। बताएं, जो मिस्टर बी को किराया मिला है, वो किसका पार्ट बनेगा? वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। मिस्टर बी, मिस्टर बी ए को किराया दिया तो प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया, बी को किराया दिया तो क्या प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा? सोच के बताएं, सोच के।
देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान भी टेनेंसी रिलेशनशिप है, किराएदार है, लेकिन मैंने कहा था कि इस रिलेशनशिप में मालक होना चाहिए। ये मालक नहीं है, ये बंदा मालक नहीं है। तो इसलिए जो इससे इसको पैसे मिल रहे हैं वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेंगे, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहे होंगे। क्लियर है ये? और वो समझ लगी? अब जरा हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना हमारी, बेसिकली इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम, इनकम आएगी, और उस इनकम में से हम लेस करवाएंगे एक्सपेंडिचर्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। हमारी इनकम आएगी, उस इनकम में से हम क्या लेस करवाएंगे, एक्सपेंडिचर्स जो है वो लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास हमारी नेट इनकम आ जाएगी। तो पहले हम इस इनकम को देखते हैं कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, फिर हम जाएंगे एक्सपेंडिचर्स को देखने पे कि एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे और कैसे हम उसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम वो बाद में देखेंगे। अब इनकम की बात करें तो इनकम को याद रखने के लिए लिख लें सर्फ। ये प्रॉपर्टी में जो इनकम है वो क्या होती है, सर्फ, SURF। ये है आपकी इनकम। क्या है? ये है आपकी इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्फ कह रहे होते हैं। अब एस से क्या बनेगा, एस से बनेगा साइनिंग अमाउंट, यू से बनेगा अनएडजस्टेबल, मैंने एन लिखा हुआ है, आप अनएडजस्टेबल अमाउंट कर सकते हैं। आर से बनेगा रेंट रिसीव्ड, एफ से बनेगा फॉरफिटेड डिपॉजिट। इन सबको जमा कर लेंगे तो ये बनेगा आरसीटी। क्या बनेगा, आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, या इसको सीआर भी कहते हैं। सीआर का मतलब होता है चार्जेबल रेंट, या इसके लिए एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ग्रॉस रेंट का। तो ये सर्फ है, मतलब आपका जो सर्फ है डेट इज इक्वल टू सीआर, डेट इज इक्वल टू रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये चीज आपने याद रखनी है। अभी चार बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो लेकर चल रहे होंगे। क्लियर है ये? अब चलते हैं आगे, और अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइनिंग अमाउंट की। साइनिंग अमाउंट होती क्या है, टोटली टैक्सेबल है। नो व्हाट डज इट मीन, टोटली टैक्सेबल, कि अगर आपको साइनिंग अमाउंट मिलेगी तो जितनी अमाउंट मिली है आपको वो सारी की सारी जो है वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। जब आपको रिसीव होगी वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। अब साइनिंग अमाउंट कहते किसे हैं? कभी आप में से किसी ने रेंटल एग्रीमेंट देखा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास शॉप है,
मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास क्या है, शॉप है, और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए जो है वो मुझे शॉप दे। अब मैं भी शॉप लेने के पास चला गया हूँ, नजब भी चाह रहा है कि उसको शॉप मिले, बतूल भी चाह रही है उसको शॉप मिले, महमूना भी चाह रही है उसको शॉप मिले, अयूब भी चाह रहा है कि उसको जो है वो शॉप जो है वो मिले। हम सारे चाहते हैं, और हम सारे इस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें शॉप दे, हमें शॉप दे, हमें शॉप दे। अब उसको ही पता है कि वो जिसको चाहे कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाजी साहब ये पकड़े लाख रुपया, ये सिर्फ आपने ना मुझे दुकान दे देनी है, मैं आपको बस ना टोकन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, टोकन दे रहा हूँ। अभी टोकन दे रहा हूँ उसको जो लाख रुपया, वो इससे क्या हो रहा है, वो बाइंड हो रहा है कि मुझे शॉप देगा। ऐसे है कि नहीं, है कि नहीं। जब उसको लाख रुपए मैंने दे दिया तब वो मुझे शॉप देगा, वो महमूना को नहीं देगा, बतूल को नहीं देगा, नजर को नहीं देगा, आपको नहीं देगा। तो किसको शॉप देगा, मुझे शो देगा तो ये जो इसको रकम दी गई है टू बाइंड इन द एग्रीमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, साइनिंग अमाउंट कहेंगे। और ये क्या होती है, टोटली टैक्सेबल होती है। ओके। हाँ भाई, क्लियर है ये। साइनिंग अमाउंट नॉट टाइम, साइनिंग अमाउंट का मतलब है हम उसको पैसे पे कर रहे हैं कि वो हमसे आके डील करे। ये तो अभी डील हुई भी नहीं है, उसको डील में लाने के लिए पेमेंट की जा रही है, तो इसको हम साइनिंग अमाउंट कहते हैं। बयाना नहीं है, बयाना इज समथिंग अलग, बयाना एक अलग चीज है। अभी बयाने तक लाने के पैसे हैं उसको। नहीं, जितनी मर्जी 50,000 दे दें, लाख दे दें, आपके ऊपर है, आप उसको बाउंड करके भाई तूने हमें ही प्रॉपर्टी किराए पे देनी है। और रिश्वत, ओ खुदा दा वास्ता है, और भाई ये रिश्वत नहीं होती, ये की हो गया, ये की हो गया है कि जब आप कमर्शियल मार्केट में एंटर होते हैं ना, जब आप कमर्शियल मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये वो चीजें हैं कि हमें दे दो, हमें पैसे पकड़ा दो, हमें दुकान किराए पे दे दो, जो आप उसको बाउंड कर रहे हैं कि कोई और बंदा ना आ जाए। तो एडवांस, टोकन, ठीक है, रिश्वत चेक कर। भाई ने छठा गियर लगाया सीधा कि रिश्वत ले आए, आधा वास्ता है यार। रिश्वत होती है सरकारी कामों में, यहाँ नहीं होती। उसके बाद है फोरफिटेड डिपॉजिट। क्या, फोरफिटेड डिपॉजिट। अब जरा ना इसको समझेगा, फोरफिटेड डिपॉजिट को। ये अभी एक बच्चे ने वर्ड इस्तेमाल किया था बयाने का, वो कौन था जिसने बयाने का वर्ड इस्तेमाल किया था, कौन था जिसने बयाने का वर्ड इस्तेमाल किया था। आप थी, नो था, मैं थी, ओके। अब मुझे कोई बताएगा बयाना क्या होता है, व्हाट इज बयाना, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज बयाना। व्हाट इज बयाना। अब मैं आपको बताता हूँ बयाना क्या होता है। देखें, आज डेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल मिस महमूना जो है, इनके पास है एक प्लॉट 10 मरले का,
एंड शी वांट्स टू सेल दैट प्लॉट। वो इस प्लॉट को बेच रही हैं। इनकी डिमांड है कि ये 1 करोड़ का प्लॉट जो है वो बेचना चाहती है। ये ऑनर है। मेमूना कौन है? ऑनर है, ये मालिक है। ठीक है। अब मैंने इंटरेस्ट शो किया जी, ठीक है जी, मैं इस प्लॉट को जो है वो खरीदना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्लॉट को जो है वो खरीदना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ। तो हमारा एग्रीमेंट होता है फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल 2026 को कि जी हमारा एग्रीमेंट हुआ, हमने पैसे पूसे जो डिसाइड कर लिए कि मैं इस 1 करोड़ का जो है वो क्या करूंगा, प्लॉट खरीदना चाहूंगा। और 30% मैंने इनको अभी पैसे पे कर दिए, मतलब 30 लाख रुपया जो है वो मैंने पे कर दिया मेमूना को, और बाकी मैंने टाइम ले लिया। अब टाइम मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का। 3 महीने बनते हैं मई जून जुलाई। मैंने इन्हें कहा जी 14 जुलाई 2026 को मैं आपको रिमेनिंग जो है वो 7 मिलियन पे कर दूंगा। ये हमारा एग्रीमेंट हुआ। ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट किस चीज का है? ये एग्रीमेंट हुआ है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का। किसका हुआ है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी का। किसका एग्रीमेंट हुआ है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी का। किसका हुआ है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी का। अब बताएं, अगर 14 तक, अगर 14 को पे कर दूं, मैं मेमोना को 70 लाख रुपया पे किया, तो क्या होगा? ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम हो जाएगी। ऐसे ही है ना? फिर मैं क्या बन जाऊंगा? प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा। इसकी जो है सेल डिस्क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? लेकिन व्हाट इफ ये 14 डेट गुजर जाए और मैं डिफॉल्ट कर जाऊं। मैं डिफॉल्ट कर जाऊं, मैं रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे ना कर पाऊं। मैं रिमेनिंग अमाउंट पे ना कर पाऊं। अब मैंने 30 लाख दिया हुआ था, बाकी 70 लाख देना था। 70 लाख जो है वो मैं पे नहीं कर पाया, तो अब मैं मोना क्या करेगी? वो मुझे वापस कर देगी पैसे। शर्म नहीं आई? एक गरीब आदमी के पैसे मार रही है। इतना दुख हुआ है, मेरी हक हलाल की कमाई मार के बैठ गई आप। एनीवेज, तो पैसे वापस नहीं करेंगी? आप पैसे वापस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने इसको फोरफीट कर लिया। क्या कर लिया? फोरफीट। फोरफीट का मतलब होता है कब्जे में ले लेना। क्या कर लेना? कब्जे में ले लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? फोरफिटेड। तो जैसे 30 लाख इसने अपने कब्जे में ले लिया, तो ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहा होगा। अब जरा ये अंग्रेजी पढ़े और ये अंग्रेजी पढ़े। और एक और चीज, अगर मैं 70 लाख रुपए लेके जाऊं और अगर ये मेमुना इनकार कर दे कि जी मुझे आपको प्लॉट नहीं बेचना, तो डबल अमाउंट वापस करेगी। फिर ये मुझे 60 लाख जो है वापस कर रही होगी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। ओके। हाँ भाई, क्लियर है? समझ लगी कि व्हाट इज अ फॉरफिटेड डिपॉजिट? हाँ नहीं, अगर मैं मुना इनकार कर देगी कि मैंने आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, और मैं पैसा लेके गया, इससे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, तो फिर ये डबल अमाउंट मुझे वापस करेगी। तो वो इनकार करेगी डबल अमाउंट, मैं इनकार करूंगा तो जो मैंने पैसे सबमिट करवाए हैं वो इसके हो देंगे। ओके। इसे एक बार रीड करनी जल्दी से।
जी जनाब, क्लियर है ये? समझ लगी कि व्हाट इज फॉरफिटेड डिपॉजिट? तो साइनिंग अमाउंट क्या होती है, फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है, क्लियर है आप लोगों को? तो जितना आप फॉरफिटेड करेंगे डिपॉजिट, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बार बार कहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कि ये जो आपने एग्रीमेंट किया था, ये प्रॉपर्टी बेचने का किया था, उसका बयाना हमारा है। तो ये बेसिकली जब मैंने एडवांस दिया तो डेट इज बयाना, और मैंने पैसे नहीं कर पाया तो ये आपका बयाना मारना होगा। जाहिर सी बात है, जितना पे किया है उसका डबल देना होगा ना। अगर कल को मैं मुना इनकार करती है तो इसको मैंने 30 लाख दिया, तो इसका डबल वापस करेगी, 60 लाख मेरे वापस करेगी। जी जनाब, क्लियर है ये? अब इसको हम इधर वाइंड अप करते हैं। कल हम देखेंगे रेंट क्या होता है, अनएडजस्टेबल अमाउंट क्या होता है, इसको फिर हम कल डिस्कस आउट कर रहे होंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो एक ही आई गेस 20 मिनट में खत्म हो जाते हैं। कल थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस देखेंगे कि हमने चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे हमने इसको लेकर चलना होता है। ओके। बुक आपके पास है, सारा कुछ हम बुक से ही कर रहे हैं, तो बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक से आप इसको टैली कर लीजिएगा बाद में।